उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ये तो तुमने बताया नहीं था कि वो ऐसे डायलॉग बोलते हैं, वो तो जीत जाएंगे, मैं तो हार जाऊंगा। मैंने बोला जी मैंने आपको ये भी नहीं बताया था कि उनकी क्या ड्रेस होगी, क्या विग होगी। तो बोले यार मैं तो ये पिक्चर नहीं करूँगा, मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उस वक्त डिसीजन लिया कि ठीक है, अगर आप पिक्चर नहीं करेंगे तो पिक्चर बंद कर देते हैं, ऐसे ही काम है। फिर रात को मैं मुलाकात हुई होटल में, तो मैंने उनको समझाया कि देखिए ये कैरेक्टराइजेशन है, इनका फ़र्क है आपस में, लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। तो वो बात ड्रॉ हो गई। रात को सुबह मैंने शूटिंग पे गए, हम लोग शूटिंग की मैंने, और मैंने चिट्ठी लिखी उनके रिसेप्शन में कि आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन द सेट बाय 9 o'clock एंड ही केम करेक्टली ऑन द 9 o'clock एंड ही स्पोक हिंदी डायलॉग्स एंड आफ्टर दैट ही नेवर आस्क्ड मी कि ये क्यों बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, माना अनजान है तू मेरे। मित्रों नमस्कार। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में दो ही शोमैन हुए हैं। जी हाँ, दो शोमैन हुए हैं, एक राज कपूर और दूसरे सुभाष घई। सुभाष घई 80 वर्ष के पूरे हो चुके हैं। उन्होंने 80 और 90 के दशक में लगातार 13-14 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। निर्माता, निर्देशक, स्क्रिप्ट राइटर और संगीत के जानकार हैं, और इनको सपनों के सौदागर की उपाधि दी गई है जैसे राज कपूर को दी गई थी। आज हम बात करेंगे अशोक सुभाष घई की, जिनका नाता फिल्मों से तो रहा ही है और इनका नाता विवादों से भी रहा है। जितने विवाद इन्होंने अपने जीवन काल में हुए हैं, पैदा तो नहीं किए हैं, लेकिन जितने विवाद इनके हुए हैं इतने शायद राज कपूर के भी नहीं हुए होंगे। राज कपूर प्रेम प्रसंगों के लिए जाने जाते हैं और ये थोड़े से दिल फेंक किस्म के किस्सों के लिए जाने जाते हैं। सुभाष घई शुरुआत में नागपुर के रहने वाले, 1945 में इनका जन्म हुआ नागपुर में, और ये फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में चले गए अभिनय की डिग्री लेने के लिए। वहाँ से डिग्री लेकर निकले। मुंबई की गलियों की खाक छानना शुरू की गई इनके द्वारा, बॉम्बे की, तब बॉम्बे हुआ करता था। और इनके साथी कौन कौन थे तो ये जान करके आप बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इनके साथ स्ट्रगल करने वालों में पेंटल, असरानी जैसे दिग्गज कलाकार थे। सुभाष घई हीरो बनने आए थे। 1-2 फिल्में, उमंग और एक आध पिक्चर और आराधना में छोटे मोटे काम मिले, लेकिन हीरो का सपना पूरा नहीं हुआ। तो धीरे धीरे इनका मन अभिनय तो इनके मन में था, लेकिन अभिनय से दूर हटके और कुछ सोचने लगे। इसी दौरान इनकी मित्रता शत्रुघ्न सिन्हा से हुई, और शत्रुघ्न सिन्हा की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर सुभाष घई को कालीचरण के लिए निर्देशक चुन लिया गया। सुभाष घई की निर्देशित सबसे पहली फिल्म कालीचरण थी, और जो 1976 में आई थी, 1976 में। शत्रुघ्न सिन्हा तब उभार पर थे अपने फिल्मी कैरियर में, और कालीचरण फिल्म ऐसी थी जिस फिल्म ने ऐतिहासिक झंडे तो गाड़े ही गाड़े बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की जो एक छवि थी विलेन की, उसको तोड़कर इन्होंने, सुभाष घई ने उनको हीरो के रूप में स्थापित किया। ये इससे एक चेंज आया इस फिल्म से। पहली फिल्म से ही उन्होंने इस तरह का शिफ्ट किया कि शत्रुघ्न सिन्हा को विलेन वाली इमेज से तोड़ करके हीरो की तरफ ले गए वो। और ठीक इसके बाद 1976 के बाद 1978 में विश्वनाथ पिक्चर आई। दोनों पिक्चरों में शत्रुघ्न सिन्हा थे इनके साथ, और शत्रुघ्न सिन्हा के कहने पर ही इन्हें निर्देशन का काम मिला और ये दोनों फिल्में हिट हो गई। बस उसके बाद तो विषय मुड़कर देखा नहीं सुभाष घई ने, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर दी। कई हीरो को डिस्कवर किया इन्होंने, और कई हीरोइन ज़्यादा है, जिन हीरोइनों को इन्होंने वाकई में कलाकार से हीरोइन बनाया। उन्हें माधुरी दीक्षित, महिमा चौधरी, मनीषा कोइराला और मीनाक्षी शेषाद्री, इन 4 नामों को आप ले सकते हैं कि ये स्थापित फिल्मी दुनिया में इनकी फिल्मों में काम करने के बाद ही हुई। तो सिलसिला शुरू हुआ कालीचरण विश्वनाथ से, और इसके बाद उन्होंने
1982 में संजय दत्त की डेब्यू फिल्म जो थी विधाता, उसका निर्देशन किया। विधाता से इन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े हीरो, पुराने जो स्थापित हीरो थे, उनको लेकर के उनकी बुल फाइटिंग का काम भी शुरू किया। इसको बुल फाइटिंग कहेंगे। इस विधाता में शम्मी कपूर और दिलीप कुमार को उन्होंने लिया। क्योंकि सुनील दत्त किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहते थे अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, उन्होंने दिल खोल कर पैसा खर्च किया और फिल्म बड़े पैमाने पर बनी। बड़ी अच्छी फिल्म भी थी। संजय दत्त का इसमें अभिनय बहुत सराहा तो नहीं गया, लेकिन ये फिल्म हिट हो गई थी। और इस फिल्म में एक जो इंजन ड्राइवर बने हैं शम्मी कपूर और दिलीप कुमार, उनका एक गीत भी फिल्माया गया है, दोनों की नोक-झोंक का, किस्मत की लकीरों का। मैं क्या है वो गाना है बड़ा अच्छा, मैं कायल हूँ तकदीरों का, और तकदीर को लेके जो लड़ाई वाला एक थोड़ा नोक-झोंक है, वो गाना बड़ा हिट हुआ इसमें। तो ये चलिए, फिर विधाता भी हिट हो गई। विधाता के बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने 1985 में अनिल कपूर की तरफ देखा। अनिल कपूर तब उभरते सितारे थे और अनिल कपूर के साथ उन्होंने मेरी जंग बनाई। मेरी जंग भी हिट हुई और अनिल कपूर इनके स्थायी कलाकार हो गए। हर फिल्म में, लगभग हर फिल्म में उन्होंने, सुभाष घई ने अनिल कपूर को लिया। मेरी जंग के बाद फिर क्या हुआ कि 1986 में कर्मा आई। 1985 में मेरी जंग आई थी, 1986 में कर्मा आई, और कर्मा में दिलीप कुमार थे और अनिल कपूर थे, माधुरी दीक्षित थी, ये सब बड़े बड़े हीरो, नसीरुद्दीन शाह थे, अमरीश पुरी थे। सुभाष घई शोमैन इसलिए कहा जाता है कि वो बड़े बड़े कलाकारों को लेकर फिल्म बनाते थे, कहीं कोई कमी नहीं रखते थे खर्चा करने में, बड़े बड़े लोगों को साइन करते थे और उन्हीं से काम करवा लेते थे अच्छा। तो ये फिर कर्मा भी हिट रही उस दौर की। और कर्मा के बाद 1989 में सौदागर पिक्चर आई। सौदागर के समय काफ़ी चर्चा में रहे इनके जो दो कलाकार थे इसमें, राजकुमार और दिलीप कुमार। तो राजकुमार जो थे अपनी बदमिजाजी के लिए बदनाम थे और दिलीप कुमार का अपना ईगो था। दोनों को साथ रख के काम कराना एक, जो कहना चाहिए कि बहुत ही कठिन खिचड़ी पकाने वाला काम था। लोगों ने कहा कि सुभाष घई यहाँ तो फेल हो जाएगा, ये पिक्चर डब्बा बंद हो जाएगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे लड़ झगड़ लेंगे दूसरे तीसरे शॉट में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों ने जम के काम किया। ए राजू ए वीरू वाला का जो गाना है वो दोनों में फिल्माया गया, बहुत ही अच्छा। और सौदागर में नए हीरो भी लिए उन्होंने, विवेक और मनीषा कोइराला। बाद में विवेक तो नहीं चला, लेकिन मनीषा कोइराला की फिल्मी सफ़र चालू हो गया, उसमें वो बड़ी हीरोइन बन गई बाद में। तो सौदागर भी हिट रही। सौदागर के आगे चले ये, फिर खलनायक, फिर संजय दत्त को लेकर खलनायक बनी। उसी दौर में खलनायक हिट हो गई, और हिट होने का कारण ये भी था कि जैसे ही पिक्चर रिलीज हुई, संजय दत्त को टाटा में गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो खलनायक की छवि उससे मैच कर गई कि वाकई जीवन में भी खलनायक है और फिल्म में भी खलनायक है। और वो गाना जो था चोली के पीछे क्या है, इसमें वो गाना खूब चला। इसमें खूब लोगों ने बुरा भला भी कहा, नैतिकता की बात भी करी कि इतना खराब गाना बनाया है सुभाष घई ने अपने म्यूजिक डायरेक्टर से। लेकिन कुछ भी वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। खलनायक के बाद फिर परदेश आई शाहरुख खान के साथ, महिमा चौधरी इसमें नई हीरोइन थी। परदेश के बाद महिमा चौधरी भी चल पड़ी और उनकी भी कई फिल्में बाद में आई। और फिर आखिर में उन्होंने ताल बनाई अनिल कपूर के साथ, और ताल में जो है ऐश्वर्या राय को हीरोइन लिया। चूँकि म्यूजिकल ड्रामा था ये ताल, अक्षय खन्ना इसमें साइड हीरो थे, मेन हीरो अनिल कपूर थे, ऐश्वर्या राय थी, और बड़ी अच्छी सुंदर वादियों में शूट हुई थी, चंबा की पहाड़ियों में ये फिल्म। तो ये भी काफ़ी चली। ए.आर. रहमान का इसमें संगीत था, कई गाने लोगों के ज़बान पर चढ़े और आज भी गूंजते हैं ताल के। राम लखन पिक्चर की हम बात करेंगे तो राम लखन जो है वो लगभग 86-87 के समय आई, और राम लखन में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर इसमें लीड में थे। जैकी श्रॉफ जो है वो उनकी खोज ही थे सुभाष घई की, और इस खोज के पीछे एक बड़ा विवादित किस्सा बताया जाता है कि इन्होंने किसी बड़े हीरो को साइन किया। बड़े हीरो में कौन हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन ही हो सकते हैं। तो इनकी कुछ अनबन हो गई। कोई पिक्चर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, त्रिमूर्ति या इस तरह की कोई फिल्म बनाना चाह रहे थे, और इनके आपस में ईगो टकरा गए अमिताभ बच्चन और सुभाष घई के, तो पिक्चर डब्बा बंद हो गई।
तो बाद में बताया जाता है कि सुभाष घई ने कहा कि मैं किसी भी सड़क छाप आदमी को लेकर के हीरो बना सकता हूँ। निर्देशक या निर्देशन में इतनी ताकत होती है कि हीरो कहीं नहीं लगते हैं, सबसे बड़ा कैप्टन तो वही होता है। और ये साबित करने के लिए उन्होंने जैकी श्रॉफ को साइन किया, मीनाक्षी शेषाद्री को साइन किया, और उसमें शम्मी कपूर भी थे, और फिल्म हीरो बनाई, और इतनी म्यूजिकल फिल्म बनी थी ये कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बॉक्स ऑफिस के, और साबित कर दिया सुभाष घई ने कि वे किसी भी आदमी को हीरो बना सकते हैं। सुभाष घई आज भी कहते हैं कि जैकी श्रॉफ अभिनय में कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी देखिए उनसे कैसा अभिनय करवाया और वो उनको स्थापित कर दिया, हीरो के रूप में स्थापित हो गए, और लंबे समय तक कई फिल्मों में आए जैकी श्रॉफ। तो वाकई में उन्होंने साबित किया कि निर्देशक बड़ा होता है। और दूसरी, ताल के बाद उन्होंने कोई विशेष फिल्म उनकी सक्सेसफुल हुई नहीं, क्योंकि वातावरण बदल गया था, माहौल बदल गया था, और उस तरह की फिल्में लोग पसंद नहीं करते हैं आजकल। तो उन्होंने हालांकि बनाई तो जरूर, लेकिन फिल्में चली नहीं। इकबाल वगैरह को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 1982 में एक काम और किया सुभाष घई ने कि 1982 में उन्होंने मुक्ता आर्ट्स के नाम से एक कंपनी बनाई, फिल्म बनाने वाली कंपनी, और उसके शेयर मार्केट में शेयर जारी किए, स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराई उसको, और पहले ऐसे आदमी थे जो कॉरपोरेट की स्थापना करी, उसको चलाया भी उन्होंने फिल्मों को। लेकिन ये दौर वही था कि 1982 के बाद जब जैसे ही उन्होंने मुक्ता आर्ट बनाया, मुक्ता आर्ट के बैनर के तले 2-3 पिक्चरें ही चली, और बाद में फिर दूसरी पिक्चरें चली नहीं, क्योंकि निर्देशक ही कैप्टन होता है। और चूँकि सुभाष घई की उम्र हो गई थी, तो उन्होंने निर्देशन से अपने हाथ खींच लिए थे, दूसरे लोग वो इस तरह की फिल्में बना नहीं पाते थे, और इस कारण से उनकी फिल्में चली नहीं। और आजकल वो उन्होंने उसके बाद क्या करा कि व्हिस्लिंग वुड इंटरनेशनल नाम से एक एक्टिंग का स्कूल या कॉलेज कह लीजिए, संस्थान खोली, जहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं नए लड़कों को अभिनय की, गीत की, स्क्रिप्ट की, और उसी को रन कर रहे हैं, और अच्छा चल रहा है ये। अब हम बात करते हैं सुभाष घई के विवादों की। चूँकि इतने बड़े फिल्मकार हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विवाद तो होता ही है, विवाद खड़ा होता ही है। और चाहे कुछ लोग तो जानबूझ करके कीचड़ उछालते हैं, कुछ हो सकता है कि हाँ, जो कहते हैं ना कि धुआं उठाए तो कहीं आग तो होगी, कहीं चिंगारी तो होगी, ये सब सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन एक मेन बात है कि 16 फिल्में बनाई, 16 में से 13 हिट फिल्में रही इनकी सुभाष की। एक भी पिक्चर जो है, 2-3 पिक्चरें ही कमजोर गई, बाकी सुपर डुपर हिट रही। जब नाम चलता था सुभाष घई का तो सिक्का ही चलता था राज कपूर की तरह। एक विवाद तो मैंने आपको बता दिया कि इनके अमिताभ बच्चन के साथ इनकी ऊंच नीच हुई थी। फिर एक फिल्म ताल में सलमान खान से इनकी उठापटक हुई ऐश्वर्या राय को लेके, जो भी रहा होगा, लोग तो कहते हैं इनको हाथापाई भी हुई, इनकी मारपीट हुई, जो भी हुआ हो। तीसरा, कास्टिंग काउच के इनके ऊपर खूब आरोप लगे, अनाम लोगों ने लगाए, कई खुल के, तो कुछ तो महिमा चौधरी और मनीषा कोइराला ने भी दबे छिपे बातें करी कि ये थोड़े आशिक मिजाज हैं। अब वो चूँकि इतना मौका देते हैं फिल्मों में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है, पर ये बात की बातें हैं। ऐसा कोई इनके ऊपर आरोप चस्पा नहीं हुआ, ना रिपोर्ट हुई, ना FIR हुई, ना कोई कुछ हुआ। लेकिन बातें हैं तो बातों का तो कुछ कह नहीं सकते, बात चलती है तो दूर तलक जाती है, कहते हैं ना लोग। तो इस तरह के विवादों में भी घिरे रहे। और हाल ही में अभी उन्होंने 2-4 इंटरव्यू विभिन्न चैनलों को दिए, यूट्यूब चैनलों को, उनमें बड़ी विस्तार से उन्होंने फिल्म मेकिंग में अभी क्या चल रहा है, क्या चलना चाहिए, इस तरह की बातें करी। तो उन्होंने खास करके कारपोरेट की आलोचना करी। कारपोरेट जब से हुआ है, जी वगैरह या रिलायंस एंटरटेनमेंट जब से आए हैं, तब से फिल्मों की आत्मा मर गई, ऐसा कहना था उनका। उन्होंने कहा कि फिल्मों की आत्मा उसके गीत होते हैं। एक बड़ी बात कही उन्होंने कहा कि मैं अपने गीतकारों के साथ लंबी सेटिंग किया करता था, उनको दृश्य हर एंगल से, हर फिल्म का हर दृश्य समझाता था, और उसी के आधार पे भी गीत लिखते थे। और मेरी फिल्में गीतों के कारण ही चली है, उन्होंने ऐसा कहा है। और बाकी उनके सारी फिल्मों के कर्णप्रिय और मधुर गीत थे, और ऐसे चलते थे हीरो के कि बस पूछिए मत, हीरो के गीत तो हीरो के, राम लखन, मैं हूँ लखन, तो सिर्फ चढ़ के बोला था लोगों। वो जो गाना आपको बताया मैंने आपको, ए वीरू, और दूसरा एक और इसका खलनायक का चोली के पीछे क्या है, इस तरह के उनका ध्यान हमेशा गीतों पे होता था। घंटों सीटिंग होती थी। आनंद बख्शी वगैरह इतने अच्छे कलाकार थे गीत लिखने वाले कि वो एक गीत में पूरी फिल्म की आत्मा कह देते थे। अब उन्होंने कहा अब क्या हो रहा है, अब तो सीधे बोले, एक तो लागत बढ़ा दी इन्होंने, कारपोरेट ने खूब पैसा दे के डायरेक्टर हायर कर लिया, ये हायर कर लिया, वो हायर कर लिया, मैकेनाइज कर दिया, आत्मा नहीं है इसके अंदर फिल्म में। और इस कारण से उन्होंने कहा कि आज तक न तो कोई हीरो पैदा हुआ है शाहरुख खान के बाद, आप ढूंढ लीजिए कहीं इसका नाम चला हो तो, और
नई कोई हीरोइन मनीषा कोइराला या महिमा चौधरी इनके बाद इस तरह से प्रसिद्ध हुई है, ऐश्वर्या राय के बाद की, जिनके नाम चल रहे हो, जिनके नाम से लोग टूट पड़ते हो माधुरी दीक्षित के नाम से फिल्म देखने के लिए। ये बातें सही है। तो चूँकि सुभाष घई ने लंबी इस सिनेमा को और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपना योगदान दिया है, तो निश्चित रूप से उम्र दराज हो गए हैं, लेकिन उनकी बातें में बड़ा दम है। और फिल्में बॉलीवुड इसीलिए पिछड़ रहा है, साउथ की मूवी ज़्यादा हावी हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि OTT वगैरह ये जो है बॉलीवुड की जान ही ले लें। उम्मीद करें कि 2-4 सुभाष घई और आएंगे और ऐसी अच्छी फिल्में बना के लोगों को एंटरटेन करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार, शंकर शर्मा के बस। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। मैं तुझको जान लूं तू मुझको जान ले, आ दिल के